हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे और अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो की सीरीज चला रहा हूं जो नीट फिजिक्स में आपकी ट्रेमेंडस मदद करेगी। आप देश के किसी कोने में पढ़ रहे हो, कोटा में ही क्यों ना पढ़ रहे हो, आप इस कंटेंट को अगर फॉलो करेंगे तो आप इसमें कई ऐसी बातें पाएंगे जो बिल्कुल मैच करेंगी वहां से। कम तो नहीं हो सकती, ज्यादा भले हो जाएं। तो आप इन सीरीज को फॉलो कीजिए और नीट में सिलेक्शन अपना पक्का कीजिए। इस डिटेल्ड वीडियो की सीरीज में हम लोग पहुंच गए हैं अभी चैप्टर 10 पर, जो है ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे हर पार्ट को बिल्कुल अच्छे से कवर किया जा सके। ये वीडियो या इसके पहले की वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप उन लिंक्स को फॉलो करके सीक्वेंस में वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ट्रेमेंडस बेनिफिट लगेगा और फिजिक्स आसान लगेगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देखने के बाद, लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल निकलने शुरू हो जाएं आपसे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि ये वीडियो या ऐसे वीडियोस देखकर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और न्यूमेरिकल निकलने पक्का है। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं और चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर 10 है ग्रेविटेशन, स्पेशली डिजाइंड वीडियो फॉर नीट। और पहला पार्ट आज हम लोग डिस्कशन में लेंगे, जिसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इतनी चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका अगर उनको पीडीएफ मिल जाए तो और अच्छी बात होगी। तो आप पीडीएफ मिल जाएगा, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और वहां मैं इसका पीडीएफ अपलोड करता हूं। बहुत ही प्यार से आपको सारी चीज मिल जाएगी और पढ़ाई आगे चलती रहेगी। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके डाउनलोड कर लें। इसके स्टोर सेक्शन में चेक करिए, कई ऐसे मटेरियल आपको मिलेंगे जो नीट में सिलेक्शन के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। तो आप उन मटेरियल को लेकर अपना नीट में सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं और डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं और टॉपिक पर आ जाते हैं जिसके लिए वीडियो बना हुआ है। ग्रेविटेशन। देखिए ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, एक मास वाली बॉडी दूसरे मास वाली बॉडी को अट्रैक्ट करती है, यही ग्रेविटेशन फोर्स है। और ये हर जगह लागू होता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं तो ये पास में भी लागू होता है और प्लेनेटरी मोशन में भी लागू होता है, मून और अर्थ में लागू होता है, अर्थ और सन में लागू होता है, और इसी तरीके से सारी बॉडीज जो मास होल्ड करती हैं उनके बीच लागू होता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये पेन है और ये मेरा एक रिमोट, अगर ये बास में चिपक क्यों नहीं रहे भाई, अगर अट्रैक्शन है ग्रेविटेशन तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि मैं छोड़ूं और ये मैग्नेट की तरह चिपक जाएं। इसलिए नहीं होता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो काफी कम फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है। उसके लिए ज्यादा होने के लिए आपकी मास की वैल्यू m की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। इसी वजह से जब आप इसको छोड़ते हैं तो धरती की तरफ गिर जाता है, क्योंकि धरती का मास ज्यादा है और इन दोनों का मास बहुत कम है। इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों के बीच में बहुत कम होता है। आप आगे देखेंगे क्या फॉर्मूला बनता है और कैसे इस चीज की कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखिए प्लैनेट्स की बात करते हैं। प्लैनेट आपको मालूम है किसे कहते हैं, जो सन का चक्कर लगाता है एक फिक्स सेमी सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। सन का चक्कर लगाने वाले जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। हमारी बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, सबसे करीब मरकरी, और ये सब आप जानते होंगे, नेपच्यून तक आप जा सकते हैं। तो प्लैनेट क्या हुए, जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। और प्लैनेट के बाद अगली बात की जाती है सैटेलाइट्स की। अब ये सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट ना धरती का चक्कर लगाते हैं। तो ये पहले क्या था, प्लैनेट्स जो सूरज का चक्कर लगा रहे थे, और सैटेलाइट्स क्या है, जो धरती का चक्कर लगा रहे हैं। ये सैटेलाइट्स 2 प्रकार के होते हैं नॉर्मली, जो हम इनका क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। एक तो नेचुरल सैटेलाइट, जो भगवान ने बना दिया, जैसे मून, चंद्रमा या मून धरती का चक्कर लगाता रहता है, तो वो आपका नेचुरल सैटेलाइट है। और बाकी आजकल हम लोग हर 2 महीने पर एक नया सैटेलाइट भेज देते हैं,
हम लोग क्या पूरे देश की बात, पूरी दुनिया की बात करें तो बहुत सारे सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। तो वहां पर आप देखेंगे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं कि हम भेजते हैं और वो धरती का चक्कर लगाते हैं और कई तरह की हमको डाटा प्रोवाइड करते हैं जिससे हम लोग इस धरती का या ह्यूमैनिटी का भला कर सकते हैं। तो वो बोलेंगे आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसे इनसेट 1 भी एक एग्जांपल है। तो ये कहानी किसकी हो गई? सैटेलाइट्स की। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं जो प्लैनेट्स का जो प्लैनेटरी मोशन जो होता है, एक केपलर साइंटिस्ट थे और उन्होंने पूरा जीवन इस पे लगा दिया। और कहानी सुनी है तो उन्होंने उस समय केवल देख देख के जो उनके पास चीजें थी वो डायरी में नोट करते थे और ऐसे करके उनके पास 4-5 कमरे पूरे डायरी से भर गए थे। इतना ज्यादा उन्होंने कैलकुलेशन की थी। उसके बाद उन डाटा के बेसिस पर वो ये बताने में कामयाब रहे कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, मतलब सूरज का जो चक्कर लग रहा है, वो किन 3 रूल पर बेस्ड है। ये ऐसा नहीं कि हर जो बंदा चक्कर लगा रहा है इनमें कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है। तो उन्होंने उससे एक लॉ, 3 लॉ पकड़ लिए, ढूंढ लिए, और वो 3 लॉ हम लोग पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि ये जो प्लेनेटरी मोशन के बारे में केपलर के लॉ है, ये बाकी चीजों यानी सैटेलाइट वगैरह पे भी डिफाइंड हो जाता है। तो आगे देखकर तो हम लोग अभी केपलर का जो 3 लॉ हैं प्लेनेटरी मोशन के, वो तीनों लॉ पढ़ते हैं। क्या है वो लॉ? तो आइए देखते हैं। पहला लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। इनका कहना था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सूरज का चक्कर लगाते हैं भाई, लेकिन जो सूरज होता कहां है? तो सूरज जो चक्कर लगाते हैं प्लैनेट, उनका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इलिप्स के बारे में समझ लीजिए गोला है, अंडा देखे हुए हैं मोटे तौर पर, ऐसा समझ लीजिए। एक सर्किल को उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे पिचका दीजिए। मैं क्योंकि आप मैथ्स तो पढ़ते नहीं है तो ये थोड़ा समझिए, सर्किल को थोड़ा पिचका दीजिए तो इस तरह का जो शेप है इसे आप इलिप्टिकल शेप बोल सकते हैं। और बाकी इसको खींच देंगे, इलिप्स जो है इस तरह का है, और सर्किल इसी का स्पेशल केस होता है जब दोनों डंडियां रेडियस इसकी बराबर हो जाती है। खैर एनीवे, तो ये इलिप्टिकल पाथ हो जाता है जहां पर प्लैनेट घूमते हैं। और सन कहां होता है इसका? तो अगर इस पे मान लीजिए प्लैनेट कोई घूम रहा है तो सन आपको मिलता है, इस इलिप्स की 2 फोसाई होती हैं। फोकस बोलते हैं एक को, और प्लूरल होता है फोसाई। तो 2 हैं तो फोसाई बोल रहे हैं, तो इसकी 2 फोसाई होती हैं। ये एक फोकस F1 कह सकते हैं, ये F2। और सूरज भाई साहब यहां बैठे होते हैं, यानी इन दोनों पर, इन दोनों फोकस में से किसी एक पर ये पाए जाते हैं। ये क्या है? केपलर्स लॉ का प्लेनेटरी मोशन, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो क्या समझे? जो प्लेनेट है सूरज का चक्कर लगा रहा है इन दी इलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड सूरज इज सिचुएटेड वन ऑफ दी फोसाई, क्योंकि 2 फोसाई इसके अंदर हैं। आप बात समझे तो सर्किल का एक ही फोकस होता है, उसका सेंटर, और इसके 2 हो जाते हैं। ठीक, तो यहां पर ये बेस्ड होगा और ये प्लैनेट साहब है जो इसके चक्कर लगाए जा रहे हैं। इसमें छोटी सी 2 बातें और सीखने वाली होती हैं कि जब ये प्लैनेट चक्कर लगाते लगाते इसके पास यहां आता है, जैसे यहां पर, तो ये क्या है इस समय? क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन होता है, इसका एक स्पेशल नाम रख देते हैं, पेरिगी। दूसरा नाम भी है पेरिफिलियन, लेकिन ये पेरिगरी ज्यादा काम आएगा या ज्यादा प्रचलन में है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सूरज सन एंड प्लेनेट के बीच है। इसी तरीके से जो फारदेस्ट पॉइंट है यहां, जब प्लेनेट यहां मिलेगा तो ये डिस्टेंस दूर हो जाएगा फारदेस्ट, इसको बोलते हैं एपोजी। इस पॉइंट को, है ना, ये क्लोजेस्ट हो गया और ये आप बोल सकते हैं फारदेस्ट। इन पॉइंट को भी आप नाम रखिए, क्योंकि यहां पर ना वेलोसिटीज क्या होती हैं इस प्लेनेट की वो भी हम देखेंगे। और कभी पूछ ली जाए तो हमें तो एम्स दिल्ली जाना है, इसलिए हमें काम करना है। ठीक, तो ये बात आप समझ पाए होंगे। इस एलिप्स की एक खास बात भी होती है जो आगे भी बताऊंगा, कि किसी भी पॉइंट की बात करें उससे अगर इन फोकस को आप जोड़ दें, दोनों फोकस को, तो इनका ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इनकी मेजर एक्सिस के बराबर होता है। अब मेजर एक्सिस क्या होती है? ये देखिए, ये लंबी सी दिख रही दूरी, दिस इज नोन एज ए मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस की वैल्यू को हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डिस्टेंस है,
ये समझ रहे हैं ना, इधर बनाने की कोशिश करूं, इसको बोलते हैं माइनर एक्सेस, 2b से दिखाते हैं। दिस इज मेजर एक्सेस, ये लंबी है ना इससे, और ये माइनर एक्सेस, मेजर माइनर हो गई। तो ये डिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं इसको p लिख दूं तो मैं f1p प्लस f2p, ये हमेशा मेजर एक्सिस के बराबर होता है, यानी 2a के बराबर होता है, विच इज कांस्टेंट। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स होती है। ठीक है, कि कोई भी पॉइंट आप ले लें, उनको जोड़ दें आपस में, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम फोकसेस निकालें, तो वो वैल्यू 2a के बराबर आएगी, जो कि कांस्टेंट है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। खैर, ये जानकारी रखिए, और भी एक दो बातें आएंगी जो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, जो हमें जानना वहां जरूरी पड़ेगा। तो इससे नोट क्या हो गया इसमें, कि जो प्लैनेट शॉर्टर द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, ये जो ऑर्बिट है ये अगर छोटा हो जाए, मान लीजिए इतना है, इतना हो जाए सन के, तो ये क्या होगा, जल्दी इसका चक्कर पूरा कर लेगा। तो यही लिखा है अराउंड द सन, शॉर्टर इज द टाइम टू टेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। अगर ऑर्बिट छोटा हो जाता है तो एक चक्कर लगाने में कम समय लगेगा। तो ये कहानी हो गई लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ऑर्बिट के बारे में जानकारी दी केपलर साहब ने, और ये लॉज बड़े शक्तिशाली लॉज हैं, इसलिए आज भी हम इनको पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई आपको। दूसरी बात करते हैं कि भाई ऑर्बिट्स के बारे में जानकारी मिल चुकी है, तो अब बात करते हैं कि उनकी जो घूम रहे हैं उनके वेलोसिटी के या उसमें क्या रिलेशन है, हालचाल क्या है, कि भाई यहां जब थे तो वेलोसिटी कहीं पर भी है, तो इनकी वेलोसिटी कोई लॉ फॉलो करती है कि नहीं। तो ये केपलर सेकंड लॉ है, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। तो लॉ ऑफ एरियाज में ये केपलर साहब ने सेकंड लॉ में क्या बताया, इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स, मतलब ये मान लीजिए इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहां सूरज बैठे हुए हैं, तो अगर मैं कोई भी लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, यहां प्लैनेट है, ये नहीं लिख रहे हैं, प्लैनेट है, तो अगर किसी टाइम टी में ये यहां पहुंच जाता है प्लैनेट, तो इस लाइन ने कितना एरिया स्वेप्ट किया है टाइम टी में, इतना एरिया स्वेप्ट किया है, जिसको मैं A1 कह रहा हूं। और ये प्लैनेट मान लीजिए यहां था, और इस लाइन ने टाइम टी, उसी टाइम में इतना एरिया स्वेप्ट किया है, दिस इज A2। तो हम कहते हैं कि ये एरिया A1 A2 आपस में बराबर है। सेम समय में, सेम टाइम में, जो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वेप्ट द सेम एरिया, सेम एरिया कवर करते हैं, और इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। और ये जो एरियल वेलोसिटी है वो इसके लिए कांस्टेंट होती है, वो भी दिखाने का इसमें प्रयास किया गया है, आपको दिखाते हैं। बात समझ में आ रहे हैं ना, कि आपने इस लाइन को मिला दिया, अब ये जितनी टाइम टी में खसकी वो एरिया, और यहां भी जितना टाइम खसका वो एरिया, दोनों एरिया आपस में बराबर होगा। अब यहां देखिए, तो ये एरियल वेलोसिटी लिखी है dA अपॉन dt इज इक्वल टू एरियल वेलोसिटी। निकाल के देखते हैं क्या ये कांस्टेंट आती है, तो बिल्कुल आएगी। d अपॉन dt लिखा, और इसका एरिया लेने जब हम गए तो ये टाइम देखिए हमने dt काफी छोटा ले रखा है, इसलिए इसको ट्रायंगल समझ लेते हैं मोरलेस। तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देते हैं, तो बेस कितना हो गया r, तो हाफ r, और हाइट के तौर पर ये डिस्टेंस AB जो है, अगर v यहां पर वेलोसिटी थी तो v इंटू dt क्या हो गया AB। dt टाइम में कितना आगे बढ़ा, तो v इंटू dt क्या हो गया, हाइट हो गई, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये dt यहां से देखिए कट जाएगा ऐसे, मैं यहां काट नहीं रहा हूं, नहीं जब आपको नोट्स मिलेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। dt कट गया, तो क्या आ गया, हाफ RV। अब थोड़ी सी छेड़छाड़ कर देते हैं इससे, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये MVR क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, R इंटू लीनियर मोमेंटम, तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम MVR, और 2m तो मास है, और ये क्वांटिटी हमारी क्या रहती है, फिक्स। क्यों, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम क्यों फिक्स है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। ये जो फोर्स लगा रहा है सूरज अपनी तरफ, इससे कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा है, तो कोई एक्सटर्नल, ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो देयर इज नो टॉर्क ऑन दिस प्लैनेट ड्यू टू सन। तो आप जानते हैं कि जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे उस समय एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट और मास भी आपका
कांस्टेंट हो गया। तो मास भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है। तो इससे क्या मिला हमको? हमको मिला dA अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब dA बाई dt क्या थी हमारी? तो ये थी एरियल वेलोसिटी, यानी हमारी जो एरियल वेलोसिटी है बेटा वो कांस्टेंट हो गई। ठीक है, यही हम इस लॉ से, लॉ ऑफ एरियाज में बताने का प्रयास था। इससे एक दो रेफरेंस और निकाले जाते हैं, वो भी बात करेंगे। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है कि टी टाइम में जितना इस लाइन ने स्वेप्ट किया एरिया, जितना इसने स्वेप्ट किया टाइम में, वो दोनों एरिया आपस में बराबर हो गए। एरियल वेलोसिटी का मतलब। इससे एक और रेफरेंस निकाला जाता है कि जो पॉइंट सन से दूर है वहां पर इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, तभी तो एरिया बराबर आएगा बेटा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, जरा सा आगे बढ़ेगा तो ज्यादा एरिया है। और जो पास वाला पॉइंट होता है, जितना पास होगा सन से, उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसको ज्यादा मूव करना पड़ेगा, तभी तो ये एरिया इसके बराबर निकलेगा। तो इससे ये रेफरेंस भी निकालते हैं इन सिंपल वर्ड्स that the planet will move slowly v minimum only when it is farthest from the sun। सन से जितना दूर होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। फारदेस्ट पॉइंट पर है तो मिनिमम हो जाएगी, और क्लोजेस्ट पॉइंट पर है तो मैक्सिमम हो जाएगी। तो जितना पास उतनी तेज चलेगा, और जितना दूर उतना स्लो चलेगा। आप समझ में आई होगी आपके बात। This law is similar to the law of conservation of angular momentum। तो law of conservation of angular momentum जैसे होता है mvr, m1 v1 r1 is equal to वही mvr अगेन। तो वही बात यहां पर लागू हो जाती है, आर वी का रिलेशन। खैर, इसको एक कदम इसके न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। सेकंड लॉ भी हमारे समझ में आ गया है, जो लॉ ऑफ एरियाज था। अब यहां देखिए, ये ए प्लैनेट मूविंग अराउंड ए सन स्वीप्स एरिया 1 इन 2 days, एरिया 2 3 दिनों के अंदर, और एरिया 3 6 दिनों के अंदर। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 A2 A3। अब बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि केपलर के सेकंड लॉ के बेसिस पे प्लैनेटरी मोशन के एरियल वेलोसिटी हमारी होती है कांस्टेंट बेटा। इसका मतलब क्या है? A1 अपॉन T1, A2 अपॉन T2 और A3 अपॉन T3, इसकी वैल्यू बेटा सेम आएगी। बस वैल्यू लिख दीजिए। A1 अपॉन शायद 2 दिन था पहले वाले का, और A2 दूसरे वाले का 3 दिन था, और तीसरे वाले का था आपका 6 दिन। तो यहां पर अगर आप इसको बैलेंस कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे सिंपल फॉर्म में लिखा जा सके, जो एलसीएम होता है ना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3A1, यहां आ जाएगा 6 से तो 2A2, और यहां से 6 से करोगे तो A3। एंड दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। क्योंकि आपके एमसीक्यू में ऐसा हो सकता है कि इस फॉर्म में ना दिया हो, ऐसे दिया हो। तो ऐसे निकालने का तरीका आप जानते हैं ना, कि जो यहां डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे जो डिवाइड वाला मामला है वो खत्म हो जाता है। छोटी छोटी मैथ्स है जो आप क्लास 9th से पहले ही सीख चुके थे, लेकिन क्योंकि आप अब भूल जाते हैं तो ये एक दिक्कत हो सकती है। खैर, तो ये बात आप समझ पाए होंगे। मैं हट जाता हूं, कई बच्चे कहते हैं इसको नोट करना है, तो आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलते हैं केपलर साहब के तीसरे लॉ की तरफ, है ना। तो ये रहा है केपलर्स लॉ, थर्ड लॉ, जो है लॉ ऑफ पीरियड। ये बेसिकली बताने का इनका कोशिश है कि ये जो पूरा चक्कर लगाता है एक टी टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड का किसी चीज से रिश्ता है कि नहीं। ये कहता रिश्ता है। वो किस तरीके से है कि एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है टी, वो उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है इसकी सेमी मेजर एक्सिस के। सेमी का मतलब आधा, मेजर एक्सिस आपको बताया था अभी, ये होती है मेजर एक्सिस। दिस इज मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, और इसका सेमी का मतलब 2a का आधा, यानी a, ये प्रोपोर्शनल है a क्यूब के। तो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर साहब, कि नहीं, बात पकड़ में आ रही होगी। तो ये लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ जानकारी और एकत्रित कर लेंगे, कुछ एक दो वर्ड जो आपने शायद सुने कि नहीं, सेंट्रिसिटी वगैरह, उसकी भी जानकारी ले लेंगे, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी अभी एपोजी वगैरह, पेरिग्री वगैरह पे निकालेंगे। तो ये एक रिलेशन था केपलर लॉ का।
इससे थोड़ी सी बात और निकाल लेते हैं बेटा। क्या, अब इस एलिप्स को देख लीजिए, कुछ एक दो बात आपको बता दूं। यहां पर एक क्वांटिटी का जिक्र किया जाएगा E, इसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ये एक तरह का रेशियो होता है, तो कोई स्पेशल चीज नहीं है। रेशियो किनके बीच का है? जहां पर देखिए सूरज है, इस सेंट्रल पॉइंट O ओरिजिन कह लीजिए, इससे सूरज की दूरी यानी C, और इस O से एक तरफ का सेमी मेजर एक्सेस A। तो दिस इज द रेशियो ऑफ C अपॉन A। इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। इसकी खास, इसे क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि हमें एलिप्स बनाने में बड़ा इसका आसानी होती है, क्योंकि हम लोग को उधर तो जाना नहीं है मैथ्स की तरफ, तो हम इतना ही समझ के रुक जाएंगे। अदरवाइज आप देखेंगे ई की काफी अहमियत है इन केस ऑफ एलिप्स, वो बनाने में हमको मदद करता है एलिप्स फॉर्मेशन में और उसकी स्टडी में। खैर, जैसे पाई लिखा गया, जैसे कैलकुलस में एक नंबर ई आता है, इलवर्स नंबर, अंदाजा लगा होगा, ई एक नंबर आता है ना, लॉग वॉग की बेस ई रहता है जहां। खैर एनीवे, तो ये बात आप पकड़ पाए। अब यहीं से कुछ बातें की जाती हैं, जैसे ए बी लिखा गया, तो ए बी बेटा क्या है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी। इसको कैसे लिख सकते हो? ए एफ प्लस एफ बी। ये ए एफ क्या है? इस पूरी ए में से R1 घटा दो, या केवल R1 लिख दिया, और इसकी वैल्यू यहां से यहां तक की R2 थी, तो R1 प्लस R2, ए की वैल्यू हो गई R1 प्लस R2। यहां पर ए की जगह R1 प्लस R2 अपॉन 2 भी रख सकते हैं। तो यहां से इस बारे में कहा जा सकता है, ये क्या हो गया? इससे जो दूरी R1 R2 थी, इसका एवरेज हो गया बेसिकली, है ना। R1 R2 जोड़ा और उसका एवरेज डिस्टेंस बोल दिया। तो टाइम पीरियड एवरेज डिस्टेंस के बराबर भी ये प्लैनेट और सन के एवरेज डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हैं? दूरी निकाल के डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब एक खास बात और करने वाले हैं, जो इसेंट्रिसिटी के बारे में आपको बता दिया था। तो यहां R2 अपॉन R1 को भी दिमाग में रखिए कि इनका जो रेशियो होता है वो 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई होता है। और ये ई क्या है बेटा? ई है इसेंट्रिसिटी, जो कि C बाई A के बराबर होता है। अभी हम देखेंगे कि यहां पर वेलोसिटी एपोजी पर, पेरिगेरी पर कितनी होती है, ये भी हम निकालेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे। अब यहां देखिए कि कैप्लस लॉ आर एप्लीकेबल नॉट ओनली टू द सोलर सिस्टम बट ऑल्सो टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एज वेल एज टू द मून गोइंग अराउंड द प्लैनेट्स। तो ये केपलर लॉ बड़ा मजबूत लॉ है, काफी चीजों पे लागू होता है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट, ये जो प्लैनेट चक्कर लगा रहा था, इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी लिखने की कोशिश करेंगे। इसेंट्रिसिटी मतलब ई क्या था? C बाई A। यहां पर आपने देखा था ई की वैल्यू क्या थी? C बाई A। दिस इज C, इतनी डिस्टेंस, और A का मतलब सेमी मेजर एक्सेस, इतना डिस्टेंस, और बाकी फिगर में R1 R2 आपको दिख रहा है। तो यहां पर देखें, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन से एंगुलर मोमेंटम होता है कंजर्व, तो यहां जब प्लैनेट आएगा या यहां आएगा, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम तो सेम रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस पे लग नहीं रहा है। तो इसको लिखते हैं MVR, यानी MVP। VP क्या है? वेलोसिटी एट पेरिगेरी, यानी इस पॉइंट पर वेलोसिटी, और RP, ये RP का डिस्टेंस हो जाएगा, विच इज R1। और इसी तरीके से मास तो बदला नहीं, वेलोसिटी ऑफ एपोजी, यहां पर B पर जो वेलोसिटी है, ये VP यहां की है, और VA हमारी यहां की वेलोसिटी है, और RA हो गया। अब यहां से देखिए MM गया कट, तो वैल्यू क्या आ गई? VP अपॉन VA, VP अपॉन VA, और यहां RA अपॉन RP। देखिए ये उल्टा रिश्ता है, प्रोपोर्शनल लॉ के इनवर्स रिलेशन में है। VP ऊपर है तो यहां RP नीचे है, क्योंकि RP ज्यादा होगा अगर, तो VP कम होगा, VA ज्यादा होगा तो RA कम होगा। ठीक है, अब इससे देखिए यहां पर इस RA को लिख लेते हैं, और ये RA क्या है? तो RA का मतलब हो गया एपोजी का डिस्टेंस यहां से यहां तक, F से C तक, विच इज A प्लस C लिख दिया। और RP क्या है? इतना डिस्टेंस, तो इस A में से ये आपका C घटा दो, इस A में से ये C घटा दो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? A माइनस C। ऊपर और नीचे आप A से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 प्लस C बाई A, 1 माइनस C बाई A।
इससे वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो ये जो कंक्लूजन निकला है ये बेटा पल्ले पढ़ना चाहिए हमें याद, क्योंकि आप क्या, हमें अगर टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में जाना है तो ये बातें बिल्कुल न छोड़िए, कोई कदम ऐसा ना उठाया जाए जो आपके सामने ऑब्स्टेकल के रूप में आए। तो वीपी अपॉन वीए इसेंट्रिसिटी के फॉर्मेट में ये रिलेशन आपको दे देता है। ये तो रेशियो है। अगर हम ये चाहें कि वीपी अलग से पता चल जाए और वीए अलग से पता चल जाए तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, क्या लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहां पर वर्किंग दी है, इस समय जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दोनों पॉइंट पर सेम रहेगी। एक तो उसके अंदर क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्रेविटेशन, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो निगेटिव होती है। तो ये जोड़ा गया है, घटा नहीं है, माइनस क्वांटिटी ऐड हुई है। तो ये इधर पे टोटल एनर्जी और इस पे यहां पर टोटल एनर्जी और यहां पे टोटल एनर्जी को कंजर्व कर दिया गया है। और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां जब आप सॉल्व कर लेंगे इस पूरी कहानी को, तो वीए जो निकलेगा, देखिए, विच इज फारदेस्ट पॉइंट, एपोजी की जो बात कर रहे थे, वो उसका वैल्यू आ जाएगा जीएम अपॉन ए। जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये मास, और अपॉन ए 1 माइनस ई अपॉन ई, और क्लोजेस्ट पॉइंट जो है, जो पेरिग्री था, उसका यही वैल्यू है, बस इसका रेशियो पलट गया है, जीएम अपॉन ए 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो इस वाले फॉर्मूले को हमें पकड़ के रखना है, इसको नहीं भूलना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो ये देखिए वीए और वीवी अलग से भी निकाल दिया हम लोगों ने। अगर पूछा जाए तो फटाफट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और यहां जैसे लिखा हुआ है कि ये मैंने बताया था कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं रहता, तो एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्व रहता है, क्योंकि जो भी फोर्स लगाता है सन, इसमें देखिए जो भी फोर्स सन लगाएगा इस प्लेनेट के ऊपर, ये बेसिकली सेंटर फोर्स होता है। तो इसके अबाउट, इस सन के अबाउट कोई मोमेंट लेने जाएंगे तो इस प्लेनेट का शून्य मिलेगा, है ना। तो कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, टॉर्क लगी नहीं रहा बेसिकली, तो इस वजह से वो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व हो जाता है। चलिए अगला एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये देखिए, ए सैटेलाइट ऑफ टाइम पीरियड 24 आवर is orbiting the earth at a height of 6 hours above the surface of earth। ध्यान रखिएगा, above the surface of earth बोल रहा है, धरती के ऊपर, मतलब ये धरती अगर है तो इसके ऊपर 6 आर ये वैल्यू है। तो ये आर भी जुड़ेगा, एक सेंटर से लेंगे अर्थ के। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट ए हाइट 2.5 आर। दूसरा एक सैटेलाइट है जो 2.5 आर पर है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम यहां क्या जानते थे कि सीधे तौर पे टी स्क्वायर की वैल्यू आर क्यूब के प्रोपोर्शनल ले लीजिए, ये केपलर्स का जो लॉ था। अब एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको लिखते हैं T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे सामने आ गई। मान लो T2 निकालना था तो T2 निकाल लेंगे, लेकिन पहले बातचीत लिख लेते हैं। तो हमें यहां से आप क्या लिख सकते हैं, T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल क्यूब। सब कुछ दुरुस्त है। अब हमें निकालना था T2 स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो गई, T1 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R1 का होल क्यूब। R2 R1 निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए R2 क्या हो गया, R2 मतलब ये R प्लस 2.5 R, दैट इज 3.5 R और R1 क्या रहा, तो एक R इसका और 6 R ऊपर वाले का, R प्लस 6 R विच इज इक्वल टू 7 R। आप जैसा देख पाए, तो T2 का स्क्वायर लिखता हूं, T1 का निकला था 24 घंटे, तो 24 घंटे की वैल्यू रख दीजिए, और R2 अपॉन R1 विच इज 3.5 अपॉन 7 का होल क्यूब।
ये देखिए वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 3.5 का डबल 7 होता है, तो ये हो गया देखिए 24 इंटू 24 और 1/2 का क्यूब यानी 8, 8 3 जा 24, तो 24 आवर है ये, तो 24 इंटू 3 कर दें, या इसका रूट ले लीजिए आप, √24 इंटू 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 6√2 आवर। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि यहां से आप 6 को बाहर ले लीजिए, √2 अंदर बचेगा। यहां से बात लिखेंगे तो आप देख पाएंगे क्या कहानी 2 का भी बन जाएगा, 3 का। इस तरह से देखिए 24 है ना, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और 4 और 6, यानी फिर 3 इंटू 2 इंटू 3, ये वैल्यू बनी। तो ये बाहर चला गया, 3 का पेयर बन गया, तो 6 बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया, तो 6√2 आवर ये आपका कैलकुलेशन में निकल आया। तो इस तरह से ये सवाल निकलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर ये केपलर लॉ की कहानी यहां खत्म हो जाती है बेटा। अब इस केपलर लॉ के ऊपर आगे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, जिससे आप चिर परिचित हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है उसके बिना तो काम बनेगा नहीं। आप ये जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि अगर 2 मास वाली बॉडीज रखी हैं पास में, पॉइंट मास हम लेके चल रहे हैं, उसी के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। तो यहां पर अगर इनके बीच का डिस्टेंस देखिए r है, तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लगाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक कैपिटल G आ जाता है, तो इसे F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बोलते हैं। ये कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे बातचीत करेंगे इसकी। अब आप देखिए यहां पर ये वैल्यू जो आ गई थी, इस G का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू भी निकली है, और वो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और इसका नाम रखा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब ये कैपिटल G कहीं चेंज नहीं होता किसी अवस्था में, यानी धरती पर भी G सेम रहेगा, चंद्रमा पर भी G की वैल्यू यही रहेगी, और मंगल ग्रह पे भी कैपिटल G की वैल्यू यही रहेगी। अगर आप यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं, आगे इसका डिस्कशन है कि अगर हमने 2 मासेस लिए, इनके बीच कोई फोर्स F लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमने उठा के पूरे सिस्टम को पानी में डाल दिया, इसके बीच का मतलब मीडियम बदल दिया, तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बदलता है, G की वैल्यू भी नहीं बदलती है बेटा, कैपिटल G नहीं बदलता है। तो मीडियम चेंज करने से कुछ नहीं होगा, जबकि आप पढ़ेंगे आगे फिजिक्स में 12th क्लास की जब चालू होगी कि वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस पे फर्क पड़ता है। अगर एक चार्ज प्लस एक माइनस है अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको उठा के पानी में डाल देंगे तो वो F बदल जाएगा, जबकि यहां पर मीडियम बिटवीन 2 मासेस विल नॉट चेंज द फोर्स। फोर्स जो पहले था वही अब भी लगता मिलेगा। बात पकड़ में आपके आ गई होगी। तो ये कैपिटल G इसलिए सेम रहता है। देखिए G की वैल्यू काफी छोटी है, 10 की पावर -11। इससे क्या साबित होता है कि अगर ये G काफी छोटा है और फोर्स हमको सब्सटेंशियल चाहिए, तो ये जो मासेस है ना, ये बड़े होने चाहिए, तब ये इसको 10 की पावर -11 इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तब ये पेन और ये रिमोट आपस में अट्रैक्ट कर पाएंगे। मासेस ज्यादा होगा तभी मिलेंगे, वरना अट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन इतना ज्यादा कम है कि आपको कोई फर्क पड़ता नहीं दिखेगा। और जैसे ही धरती की बात करते हैं, ये छोड़ेंगे आप पेन, तो धरती पर इसलिए गिरता है क्योंकि धरती का मास काफी ज्यादा है। तो ये एक तरह का एकदम विजुअल मतलब फोर्स का इफेक्ट हमको तुरंत दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। तो आप समझ पाएंगे इस बात को भी। डायमेंशन की बात करें G की, तो m की पावर -1 L स्क्वायर T -2। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस ग्रेविटेशनल वाले लॉ पर जो बेस्ड है, उसका हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल भी काफी करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वही जो फोर्स एक दूसरे में मास होने की वजह से लग रहा है।
तो द ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिकॉज इट हैज सेम वैल्यू फॉर एनी टू बॉडीज एनीवेयर इन स्पेस। आप समझ पाए होंगे एनीवेयर इन स्पेस का मतलब मंगल ग्रह हो चाहे बुध ग्रह हो, सब पे सेम, या धरती हो। ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। हमारा जो 12th का आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस वो रिपल्सिव भी होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स ओनली अट्रैक्टिव है। और साथ में इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू मासेस एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज। आप समझ रहे हैं कि इन दोनों के बीच का मीडियम बदल देने से उनके बीच जो फोर्स लग रहा था उसमें कोई चेंज नहीं होगा। साथ साथ अगर ये मास m1 है और ये मास m2 है, सपोज करिए इसने इसको 10 न्यूटन से खींचा, तो एक तीसरा मास भी अगर आ जाएगा तो इसकी ताकत खींचने पर, जो खींचने की ताकत है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसको 10 ही न्यूटन से खींचेगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये भी अब खींचेगा इसको 5 न्यूटन से, सपोज करिए, लेकिन ये जो खींच रहा था इसको 10 न्यूटन से, वो पहले जितना जो फोर्स था वो किसी और मास की प्रेजेंस से चेंज नहीं होता है। वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में भी यही कहा जाता है जो हम देखेंगे आज। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। ये सेंट्रल फोर्सेस हैं। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? सेंट्रल फोर्सेस का मतलब होता है कि जब दो बॉडी आप लेते हैं, दो पॉइंट मास लेते हैं, तो इन दोनों के सेंटर को मिला दीजिए, सेंटर 1 सेंटर 2, और जो फोर्स लगेगा इसी लाइन में लगता है। along the line joining the centers of two bodies the force will along this line। तो इसलिए इनको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। जो भी फोर्सेस दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने के बाद उसी दिशा में लगे उनको हमेशा बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। तो ये जो सेंट्रल फोर्सेस यहां तो अट्रैक्टिव ही है, आप देखेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे वहां पर भी सेंट्रल फोर्स लगता है, वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन यही अलोंग दिस लाइन लगता है। तो यही बात लिखी है, दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज, इसीलिए इनको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। ये ध्यान रखिएगा, कई बच्चों को ये क्लियर ही नहीं हो पाता है, तो पढ़ने का मजा नहीं ले पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। आगे बात करते हैं, ये कंजर्वेटिव इन नेचर फोर्स हैं। कंजर्वेटिव होने की वजह से इनका पाथ से हमको कोई मतलब नहीं है। जो वर्क डन हमको मिलता है वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। किस तरीके से लेके आए गए हैं, ए से बी कैसे पहुंचे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप अपने निकल कर इंस्टीट्यूट जाते हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट जाते हैं, कौन सा रास्ता तय किया है इससे उसको कोई मतलब नहीं है। पहले आप घर पर थे, अब आप इंस्टीट्यूट में हैं, तो ये इनिशियल फाइनल पोजीशन ही मैटर करती है इसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा, कई पॉइंट्स हैं इसमें। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, देख चुके हैं। फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी आउटसाइड ए स्फेरिकल सिमेट्री, हम ये क्या करते हैं कि कोई भी स्फेरिकल सिमेट्री अगर है, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया है सॉलिड स्फीयर या स्फेरिकल शेल। सॉलिड स्फीयर का मतलब है ठोस गोला है, और स्फेरिकल शेल का मतलब है फुटबॉल, अंदर से खोखली है। तो हम जब इसके बाहर की बात करते हैं कि इस पॉइंट पर कोई मास m रखा है और इसका मास m है, तो इस सिमेट्री होने की वजह से इसके मास को हम यहां सेंट्रलाइज्ड मान लेते हैं कि इसके सेंटर पर सारा मास सेंट्रलाइज्ड है या केंद्रित है, और फिर इसके बीच में हम लोग न्यूटन्स का ग्रेविटेशन फोर्स वाला लॉ लगा देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है ये पॉइंट मासेस के लिए है। तो जैसे ही आप बॉडी ले लेते हैं ना, तो वो उसका सेंटर कहां है, सिमेट्रिसिटी है, तो हम पकड़ पाए सेंटर कि उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हमने बना दिया। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कल को आप कोई हॉलो स्फीयर ले रहे हैं, जैसे एक चीज बताइए फिर आगे बात करेंगे। अगर आप हॉलो स्फीयर ले लीजिए, व्हाट इज दिस, दिस इज अ हॉलो स्फीयर, फुटबॉल। उस केस में अगर कोई मास, ये मास m मान लो, कोई मास आप स्मॉल m इसके सेंटर पे रखते हैं, तो इसके और इसके बीच में
कोई ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद नहीं मिलेगा, नहीं लगता है। इसका कारण क्या है कि जो जो फोर्स लग रहे हैं ना, मान लीजिए इस वाले पार्टिकल ने ऐसे खींचा तो इस वाले पार्टिकल ने ऐसे खींचा, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। इस तरीके से जितने भी नेट इफेक्ट क्या आता है, सेंटर पर मास रखने के बाद उस पर कोई भी फोर्स लगता हुआ नहीं दिखता है। इन केस ऑफ स्फेरिकल शेल न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। खैर ये थ्योरम भी है एक। खैर आगे चलते हैं, और जो नॉन स्फेरिकल बॉडीज हैं या नॉन सिमेट्रिकल बॉडीज है, मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी हैं ऐसे, तो यहां पर हम दूसरी बॉडी से, अगर यहां कोई बॉडी रखी है, इससे हम आर कहां से लें, हमको नहीं पता है कि हम यहां से लें कि यहां से लें, आर जरूरत पड़ेगी ना एफ में, तो फिर हमें यहां पर इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। हम सीधे काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें क्या पता ये इर्रेगुलर बॉडी है या इर्रेगुलर शेप है, तो इसका सेंटर नहीं पकड़ पाएंगे। आर के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए ना उनके बीच के आर के लिए, तो एक तो मान लीजिए ले लिया आपने, तो इनके बीच में इंटीग्रेशन लगाना हमको पड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि यहां पर क्या यूज पड़ेगा, इंटीग्रेशन का। और उस तरीके से हम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के जो लॉ है वो पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, तो ये कहानी यहां बन जाती है। और फोर्स डेवलप्ड बिटवीन एनी टू मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी दो मास हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल है। और उन मासेस में से एक अगर हमारी धरती माँ है, अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग ग्रेविटी बोलने लगते हैं, तो ये यहां पर ग्रेविटी फोर्स आ जाता है। अगर उन दोनों मासेस में से एक अर्थ हो जाती है, तो नाम का फर्क है, लेकिन ये फर्क जान के आप फिजिक्स की भाषा सीख जाते हैं। खैर अगले कुछ पॉइंट्स और हैं। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज। जैसा आप समझ पाए, इर्रेगुलर बॉडी है, बड़ी है, छोटी है, इससे कैपिटल जी को कोई फर्क नहीं। हमने देख भी लिया था, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, ये भी हम देख चुके हैं, लेकिन दिमाग में रखेंगे कि नेचर ऑफ मीडियम बदलने से, एयर है, वैक्यूम है, पानी में चला गया, लोहा लगा दिया बीच में, जी नहीं बदलेगा। फोर्स जो लगता है वो भी नहीं बदलेगा बिटवीन टू मास बॉडीज। As g is very small, hence gravitational forces are very small, unless one or both of the mass is huge. आपको बताया था कि कैपिटल जी बहुत छोटा होता है, इसलिए जो फोर्स है वो तभी इंपैक्टफुल होगा जब दोनों में से दोनों की या किसी एक का मास काफी ज्यादा हो, तो फोर्स आपको थोड़ा सा दिखेगा उसका इंपैक्ट। इट होल्ड्स गुड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस हैं ये, तो ये प्लैनेट्स के बीच भी लगते हैं और भी जगह लगते हैं, बड़ी दूर, लंबी लंबी दूरी के बीच लगते हैं, तो इंटर प्लैनेटरी या इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस के बीच भी लगते हैं। इट इज द वीकेस्ट फोर्स, ये काफी जो है कमजोर फोर्स होता है। अगर इसका कंपैरिजन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आप करें तो देखेंगे कि ये 10 की पावर -43 टाइम्स कम होता है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स 1 है तो ग्रेविटेशनल फोर्स 10 की पावर -43 है, विच इज, इससे क्या समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज क्वाइट लेस या वीक फोर्स। तो ये बात भी हमारे सामने आती है। कुछ न्यूमेरिकल्स, इन बातों को समझ के हम डिटेल में समझ पाते हैं कि यहां पर कार्यक्रम क्या हो रहा है। इससे आपको फिजिक्स समझने में सरल भाषा का उपयोग करते हुए मजा आने लगता है। जिस चीज में मजा आएगा उसको ज्यादा करेंगे और ज्यादा निपुण हो जाएंगे उसमें, या वो चीज होने लगेगी आपसे। तो खैर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, पहले आर थी अब 4r कर दी गई, देन बाय हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन बॉडी इज टू बी चेंज टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी F सेम हमको रखना है, तो मास को हम कैसे बदलेंगे ये हमको देखना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं शुरुआत में पहला जो फोर्स था F1, जी, 2 मासेस ले लेते हैं M1 M2 और r², ये फोर्स 1 की वैल्यू है। और दूसरी सिचुएशन में F2 था, जी ले लेते हैं, M1 M2 2 मासेस हैं और इसमें r² कुछ है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो कैपिटल R है वो पुराने से 4r कर दिया गया है सवाल के हिसाब से, और रेडियस सेम रखी गई है।
तो यहां पर ले लीजिए कि लेट m1 रिमेन्स अनचेंज्ड। तो m1 की वैल्यू हम ले लेते हैं m1 के बराबर। इन्होंने कहा था ना कि एक मास कोई, तो एक को कांस्टेंट मान लो, एक को बदलेंगे तभी तो निकाल पाएंगे। तो यहां लिख दीजिए क्या, फोर्स सेम होना है, तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यू डाल देते हैं कुछ हम लोग, देखिए यहां g से g गया कट, r सारी वैल्यू डालते हैं। यहां पर m1 और कैपिटल M1 एक जैसा था, इसको भी निपटा दिया हम लोगों ने। तो वैल्यू क्या बची, m2 अपॉन r स्क्वायर, फिर ये m2 अपॉन 4r का होल स्क्वायर। यहां से m2 की वैल्यू बेटा क्या आ गई, m2 अपॉन 16। तो आप कह सकते हैं कि जो m2 मास होगा वो अब पुराने वाले मास से 16 गुना ज्यादा होना चाहिए। तो दिस इज योर आंसर। अगर हमें सेम ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए और हमने बीच की दूरी को 4 गुना ज्यादा कर दिया है, तो एक मास हमें पहले से 16 गुना ज्यादा बढ़ाना होगा, तब वो ग्रेविटेशनल फोर्स पहले जैसा हमको मिल पाएगा। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इस तरह के सवाल आपके यहां बिल्कुल टपकते रहते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें होती नहीं। लेकिन चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग मासेस m एंड 4m, यहां पर लिखिए एक पर हो गया m और यहां दूसरा डिस्टेंस बना दिया विच इज 3m, रेस्पेक्टिवली आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.73 मीटर। ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा ये है 2.73 मीटर, इसको आप y कह सकते हैं, अभी हम लोग इसको समझ लेंगे। Another small particle of small m is to be placed so that the net gravitational force on it zero. What will be the distance from the body A? अब यहां पर इनको हम ज्वाइन कर देते हैं और यहां कहीं C पॉइंट पर एक स्मॉल मास m प्लेस कर देते हैं। तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये अट्रैक्शन इधर करेगा, दोनों फोर्स नलिफाई हो जाएंगे और इस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितनी दूर है, इसको मान लो ये x दूरी पर है, ये कितनी दूरी अगर टोटल y मानी थी तो दिस इज y माइनस x। तो ये कहानी हमारी सेट हो गई। अब हम यहां पर लगाएं तो हम लिख सकते हैं जो फोर्स है हमारा CA, जो मैग्नीट्यूड है, ये बराबर होगा CB के, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर, फॉर्मूला लगा देते हैं GMM अपॉन x स्क्वायर, ये कैपिटल M ये M, और इसके लिए लेंगे तो क्या लिखेंगे G, ये बेटा 3m नहीं है, ये 4m है। तो ये वैल्यू हो गई यहां पर G के बाद 4m इंटू m और बीच का डिस्टेंस रहा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो जो वैल्यू कट रही है देखिए GMM पूरी उड़ा दो यहां से, ये 4 बचा रह गया। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, बोथ साइड रूट ले लीजिए आप, तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x, तो y इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या है y बाई 3, 2.73 अपॉन 3, और यहां से x की वैल्यू हो गई 0.91 मीटर। ये रहा आपका आंसर, बात खत्म। और यही पूछा था कि कितनी दूरी पर रखो, तो x डिस्टेंस है फ्रॉम मास कैपिटल M, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फीयर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम रेडियस आर टचिंग ईच अदर। ये दोनों भाई एक जैसे हैं, ऐसे टच कर रहे हैं और आइडेंटिकल है, तो इसका रेडियस r इसका r, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी बेटा वो 2r हो जाएगी, सेंटर तो बना ही है। शो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स
बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। ये रेडियस दोनों का आर आर है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आर की पावर 4 के बराबर है। तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कितना, ये निकालने की कोशिश कर लेते हैं। तो मासेस नहीं दिया है, तो मासेस के लिए क्या बोलते हैं, सेम मटेरियल, तो डेंसिटी सेम है, सेम मटेरियल। दैट मीन्स हम यहां पर ले रहे हैं सेम डेंसिटी। मटेरियल की डेंसिटी भी फर्क हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन में सेम मटेरियल कहने का मतलब हम सेम डेंसिटी से पकड़ रहे हैं। तो मास अगर निकालेंगे पहले वाले का या दूसरे वाले का, तो क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया वॉल्यूम, और रो हो गया डेंसिटी का मामला। सही सेट हो गया। अब इसको लगा लेते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन बीच का डिस्टेंस विच इज आर स्क्वायर। तो G लिखा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये रहा आपका रो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप देख पाए जो बीच का था कहानी वो हमने सेट कर दिया, आर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए क्या वैल्यू बनी, काट पीट अगर हम देखें तो क्या किसके प्रोपोर्शनल आया, F इज प्रोपोर्शनल टू, ये रहा 6 पावर और 2 पावर खत्म हो गई इससे काटे। तो अगर 2 पावर हमने खत्म की है, तो यहां पर जो R लिखा है ना, इसकी जगह आप 2R पुट कर दीजिए, क्योंकि डिस्टेंस आपका 2R है। तो ये यहां पर R स्क्वायर ही आएगा, R की पावर 6, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा R की पावर 4 के। बाकी सारी वैल्यूज यहां कांस्टेंट है। हम प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं, तो 2 की पावर स्क्वायर वो एक कांस्टेंट है, R स्क्वायर बचा, ऊपर R3 का मतलब R की पावर 6 बचा, तो R की पावर 6 अपॉन R स्क्वायर R की पावर 4 हो गया। तो इस तरीके से आप R की पावर 4 का मामला सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर ना कोई बच्चा ये गलती कर सकता है, इन मासेस को मान ले आइडेंटिकल हैं, तो सेम मास है, सेम मास लिख के केवल इसको m स्क्वायर लिख के छोड़ देगा। तो अगर आप m स्क्वायर लिख के छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर आप कैसे कर देंगे, आप ऐसे करके बैठ जाएंगे सर कि सर g लिखा था, m लिखा और दोनों का मास सेम लिया है मान लो, तो इस सेम मटेरियल सेम रेडियाई, ये सेम मास नहीं लिखा है, तो मास आप सेम, वॉल्यूम जरूर सेम है, आएगा मास सेम, लेकिन अगर मास इंटू मास अपॉन आर स्क्वायर लिख देंगे ऐसे, तो आप ये गलती मत कर देना यहां। फिर आप क्या बोलोगे कि सर ये देखिए मास भी कांस्टेंट है और यहां पर ये F देखिए प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, तो ये गड़बड़ ना हो जाए। यहां पर मास के लिए जो बोला है सेम मटेरियल, डेंसिटी और सेम रेडियस लेके चलना है। m1 m2 इस हिसाब से वैल्यू निकल रही हैं। सेम रेडियस था तो वॉल्यूम, और ये रो हमने सेम पकड़ लिया था, तो ये रो स्क्वायर। तो ये कोई बच्चा अगर ऐसे करेगा तो उसका गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर देखिए इसके अंदर का जो रेडियस था उसको तो निकाला ही नहीं उसने, है ना। तो चलिए करते हैं अगला सवाल, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंटरेस्टिंग है, आपके एग्जाम वगैरह में आ सकता है। फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस इज F। इक्वल मासेस के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, F। तो यहां पर आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू G m1 m2 लिखते हैं ना, तो इसको लिख दो G, दोनों सेम मास था यहां पर, तो ये हो गया m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। पहले डिस्टेंस r ले लेते हैं। इफ 25% ऑफ मास वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द अदर, देखिए पहले ये स्थिति थी केस 1, अब कह रहा है एक का 25% हम दूसरे को दे दें, तो केस 2 क्या रहा, इसका मास और इसका मास बदल गया है,
यहां पर इसका 25% ऐड कर दीजिए, तो m का 25% क्या होता है? 25% ऑफ m, यानी 25/100 m। तो यहां इसका 25% दे दिया, तो m प्लस 1/4 m, 1/4 का मतलब यही वैल्यू है। और यहां इससे दिया है आपने इधर मास, तो इसका मास पहले से 1/4m कम हो गया, यही मास यहां ट्रांसफर किया है। ये नए मासेस हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 करेंगे तो ये बचेगा 3m/4, और ये आ जाएगा 5m/4। ये नए मासेस हो गए। ठीक, अब कह रहा है कि फाइंड द नया फोर्स एफ डैश सॉरी जी m1 m2 मतलब 3m/4, 5m/4 अपॉन बीच का डिस्टेंस आपने बदला नहीं था। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी मिली बेटा? ये 15/16 हो गया, g m² और ये वैल्यू पूरी क्या है? ये ऊपर वाली वैल्यू है, यानी एफ डैश की वैल्यू हो गई 15/16 इंटू एफ। और ये देखिए आंसर हो गया यही। तो ये सवाल बिल्कुल आपके नीट में आने के लिए तैयार है। ऐसे सवाल बिल्कुल आते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, फट से आप कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं, इसको नोट कर लें आप। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ l एंड मास m एज शोन इन द फिगर। फिगर तो गायब है। ये देखिए एक रॉड है और इससे कुछ दूरी पर एक मास m रखा गया है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक थी d, और यहां से यहां तक इसकी लेंथ है साहब l, और इसका मास है कैपिटल M। ये कहानी है। एज शोन इन द फिगर, बन गई फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल्स ड्यू टू रॉड। इस पार्टिकल पर इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा। वैसे क्या होता है, यहां जो फोर्स लगता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, मतलब m और m2 पर जितना फोर्स m2 m1 पे लगाता है उतना ही फोर्स m1 m2 पे लगाता है। तो दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है, इस पे इधर, इस पे इधर। एनीवे, इस पार्टिकल पर निकालना निकालेंगे, लेकिन जैसे आपको बताया था कि इस रॉड का आर लेने के लिए सेंटर बीच में नहीं मानेंगे हम। ये गलती जो करेगा बच्चा वो गड़बड़ कर देगा कि आप क्या करें कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ले लो, इससे आप d + l/2 जोड़ के कर दो। गलत हो जाएगा, यहां इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस m से किसी r दूरी पर यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका डिस्टेंस dr है और जिसका मास हमारा dm है। छोटा सा पार्टिकल है dm मास का, उससे लगने वाला फोर्स निकालेंगे और फिर सारा कार्यक्रम कर देंगे। तो df क्या रहा है, इस एलिमेंटल मास की वजह से हम लिखेंगे gm1 और ये रहा m2 अपॉन r²। अब ये जो मास है ना, मास और dr में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? देखिए ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो आप लिख सकते हैं, क्या कहना चाहिए, L की वजह से जो मास आपको मिला वो m मिला, तो A की वजह से क्या मिलेगा, m/l। तो dr की वजह से क्या मिलेगा, m/l इंटू dr, और यही हमने dm माना हुआ है। dr वाले का कितना मास है, m/l इंटू dr, और यही dr का मास dm था। तो ये रिलेशनशिप आपके हाथ आ चुकी है, तो इसको आप पकड़ के चलें। अब dm की वैल्यू यहां पुट कर दें अगले स्टेप में, और ये कितना है, m/dl इंटू dr। आप ये समझ गए होंगे। टोटल फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे, फोर्स ऑन पार्टिकल F इंटीग्रेशन ऑफ df, इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं
तो जो जो कांस्टेंट है बाहर कर दो। जी कांस्टेंट है, स्मॉल m कांस्टेंट, कैपिटल N कांस्टेंट और L कांस्टेंट, और हमने ये आर स्क्वायर अंदर रखा dr। और कहां से कहां तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहां से कर रहे हैं तो d से करेंगे और d प्लस एल तक या l प्लस डी तक, ये इंटीग्रेट कर दीजिए, ये टोटल निकल आएगा मामला। अब चलते हैं आगे। g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन L, यहां इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/r। इसका इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर का जो आप कर लेते हैं बड़े आराम से, और वैल्यू लिख दीजिए d, और यहां हो गई l प्लस डी, वैल्यू रख देते हैं। इस माइनस को आप बाहर ले ले, खत्म करें तो -g स्मॉल m कैपिटल अपॉन L, फिर यहां रखा 1l प्लस डी -1/d, वैल्यू रख दी लोअर अपर लिमिट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम वगैरह लेके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी -g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन L, और यहां आई d माइनस L माइनस डी अपॉन L प्लस डी इंटू डी। मेरे ख्याल से ये सारी बात ठीक लिखी है। इस डी से ये डी कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये एल इससे कट जाएगा, ये देख पा रहे होंगे आप। तो वैल्यू आ गई जी एम अपॉन कैपिटल एम और डी एल प्लस डी, और ये आपका बेटा आंसर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैं बता रहा था आपको, क्योंकि ये पॉइंट मासेस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल होता है। इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो सिमेट्रिसिटी नहीं रख रहा, जैसे स्फीयर या शेल की बात छोड़ दें, तो उस समय इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है, जैसे इस सवाल में लिया, तो इससे आपको वो भी फील मिल जाती है। अगला एक सवाल और करते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूं जिससे आप पूरी बात देख पाए। इसको नोट कर लें आप, मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। थोड़ा सा ऊपर और कर देता हूं बेटा, जिससे पूरी बात आपको दिख जाए। बढ़िया, चलिए अगला सवाल लेते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है वो भी। और देखिए क्या है वो बोलता है टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m नॉट आर मूविंग राउंड ए सर्किल, मूविंग राउंड ए सर्किल ऑफ रेडियस r ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन इंटरेक्शन। तो एक मास आपका समझ लीजिए यहां पर है, ये सेंटर है, और यहां से बात करें तो दूसरा मास इस तरह से सर्किल पे दोनों लोग घूम रहे हैं। इसका वेलोसिटी इधर v बना दो, ये इसका सेंटर है तो मैं यहां पर O लिख देता हूं, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फोर्सेस ऐसे लगेंगे, और रेडियस हम जानते ही हैं। इसी अट्रैक्शन की वजह से इनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है और ये चक्कर लगाते जा रहे हैं। तो ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, तभी ये सर्कुलर मोशन में इस तरह घूम पाएंगे। ठीक है, अगर आप आजू बाजू रख देंगे ऐसे मास, तो ये चक्कर नहीं लगाएंगे, तो ऐसे ही चिपक जाएंगे। अगर इनको ग्रेविटेशनल चक्कर लगाना है तो ये लगाएंगे और वेलोसिटी ऐसे देंगे तो ये गोल गोल घूमेंगे। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्टिकल, हमें एक चक्कर लगने में जो समय लग रहा है वो निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहा, F इजिकल टू जी एम एम, एम नॉट की जगह एम ही लिख दे रहे हैं, लिखने में आसानी हो रही है। तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना रहा बीच का डिस्टेंस, 2r का स्क्वायर, ये और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, 2r, तो ये रहा जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और यहां पे लिख दीजिए इफ द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल is v, then centripetal force वो क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r, ये होता ही है। अब इन दोनों इक्वेशन से, क्योंकि यही फोर्स इससे मिल रहा है, तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों वैल्यू बराबर है, यानी mv स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू
जी एम स्क्वायर, स्मॉल एम लिखा था, 4r स्क्वायर, देखिए ये वैल्यू लिखी है यहां पे। तो यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, m का ये स्क्वायर मार दिया, इस r से ये स्क्वायर मर गया, और v जो निकली वो निकली अंडर रूट जी एम अपॉन 4r। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब देखिए टाइम पीरियड जो आप निकालते हैं वो क्या होता है, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस चले हैं, 2πr, और वेलोसिटी v है, तो आपने रखा 2πr और वेलोसिटी की जगह अंडर रूट जी एम अपॉन 4r। इसको सॉल्व करेंगे तो 4π अपॉन अंडर रूट जी एम, और r की पावर आधी इधर से और एक इधर से, 3/2। ये देखिए आपका टाइम पीरियड निकल आया। तो इसको आप नोट कर लें और देखें। तो मैं थोड़ा हटता हूं, इस तरह से ही सवाल बनेगा। तो यहां तक ठीक है, इसको यहां पर नोट कर लें। ठीक है, यहां पर ये लॉजिक बड़ा काम होगा कि ये दोनों जो पार्टिकल हैं ये एक डायमीटर के कोनों पर रहें, जिससे इसको सेंटीपीटल फोर्स ऑफर हो पाए। सेंटीपीटल फोर्स ऑफर होने के बाद ही ये एक सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा पाएंगे। अदरवाइज अगर ये डायगोनोमेट्रिकली अपोजिट नहीं होंगे तो ये गोल गोल चक्कर नहीं लगा पाएंगे। तो ये लॉजिक दिमाग में आना होगा, इसीलिए सवाल कर लिया है। वरना क्या होगा कि किसी और पोजीशन पर ये सर्कुलर मोशन करते हुए नहीं दिखेंगे आपको, और सवाल आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये देखिए यहां पर आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल भी करते हैं, या अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। नोट कर लिया होगा आपने। तो अगली बात करते हैं जहां पर कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये बेसिकली, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी तक जो जिक्र हमने किया था वो टोटली मैग्नीट्यूड था। फोर्स कितना है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन का तो हालचाल ही नहीं लिया हमने। तो यहां पर देखिए जो कहानी लिखी है मैं खुद हाथ से बना देता हूं, जिससे आप बढ़िया तरीके से समझ पाए। तो देखिए वेक्टर फॉर्म का बहुत ही सरल मतलब है, और वेक्टर आपको जरूर सीखनी चाहिए अगर आपको 11th क्लास की फिजिक्स समझनी है, तो मैकेनिक्स समझनी है, तो आगे 12th में भी काम आता है। और किसी को दिक्कत है तो मैंने वीडियो बना रखे हैं वेक्टर के, आप अच्छे से पकड़ लेंगे, सवाल लगा लेंगे तो आपको वेक्टर बहुत आसान लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। खैर, यहां बात करते हैं, दो पार्टिकल रखे हैं यहां पर m1, और यहां पर बेटा रखे हैं m2। इसका पोजीशन वेक्टर हमेशा पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से होता है, दिस इज r1। इसकी कहां है, इसका पोजीशन वेक्टर r2। अब यहां पर इन दोनों लाइनों को मैं ऐसे मिला देता हूं कि बीच का डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड तो r ले सकता हूं लेकिन वेक्टर की बात कर रहा हूं। अगर मैं इस डायरेक्शन में वेक्टर की बात करूं तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में r21। 21 का मतलब 2 से 1 की तरफ, और ये वेक्टर इधर है, और r12 को मैं बोल रहा हूं ये डायरेक्शन, जैसे आप समझ पाए होंगे दोनों का डायरेक्शन। फोर्स की बात यहां की जाए, ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स रखेंगे तो m1 पे जो फोर्स लगेगा ऐसे बना देता हूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये लिखने का तरीका है। यहां भी फोर्स इसकी बात कर रहा हूं तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये कहानी बन गई। एक्स वाई एक्सेस है, ये सब आप जानते हैं। तो अगर मैं लिखूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको लिखते हैं क्या, F। एक पर फोर्स दूसरे ने लगाया, ये लिखने का तरीका, इज इक्वल टू, यहां पर देखिए माइनस साइन आएगा, क्यों आएगा अभी दिखाता हूं, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसके बीच का। तो मैं वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहा हूं, इसको लिख देते हैं डॉट आर, और डिस्टेंस 2 से 1 की तरफ नापते हैं, 1 2 है तो 2 से 1 की तरफ, इस पे लगने वाला फोर्स नाप रहे हैं तो दूसरी जगह से डायरेक्शन पकड़ते हैं। तो r21 का कैप, और इस वेक्टर का लिया हमने मैग्नीट्यूड। ये जो माइनस साइन, ये समझ पा रहे हैं ना हमारा, ये देखो फॉर्मूला ये होता था, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड था।
किस भाषा में था ये? मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर फॉर्म में, जिसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड कर ली गई है। तो ये देखिए, ये आर स्क्वायर था, तो ये आर स्क्वायर आ गया है। आर स्क्वायर मतलब इसके बीच का डिस्टेंस। तो R21 का मैग्नीट्यूड ले लिया है, हो गया। ये कहां से टपका? क्योंकि ये बताता है डायरेक्शन। आपको मैं वेक्टर में भी समझाया था, जहां भी यूनिट वेक्टर लगाया जाता है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड होता है 1, तो वो डायरेक्शन बताने के काम आता है। तो R21 जो हम इधर से 2 से 1 नाप रहे थे, उसके लिए R21 लगा दिया। अब यहां देखिए, क्योंकि ये जो F12 का डायरेक्शन नीचे है और R21 का डायरेक्शन ऊपर है, तो दोनों का डायरेक्शन विपरीत है ना, इसलिए माइनस साइन आ गया। इसलिए माइनस साइन आ गया है, क्योंकि F12 का डायरेक्शन R21 के विपरीत दिशा में है। क्योंकि वेक्टर लिख रहे हो तो वेक्टर में तो आपको ध्यान देना पड़ता है डायरेक्शन का भी। और ये माइनस साइन ये भी बताता है कि ये कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। इसी तरीके से जब आप दूसरा लिखेंगे, यानी यहां पर लिखेंगे मान लीजिए F21, इसका क्या मतलब है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, मैं लिख देता हूं, जैसे कई बच्चे घबराते हैं इसको, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये मामला इसका है। तो फिर आप लिखेंगे G M1 M2 और R क्या पकड़ेंगे? दूसरे पे लगने वाला फोर्स, फर्स्ट की वजह से, तो फर्स्ट से दूरी नापते हैं। तो R12 का स्क्वायर और ये डॉट कैप हो गया 1 2। बस यह माइनस साइन, क्योंकि इसका डायरेक्शन फिर विपरीत है। देखिए, फोर्स लग रहा है इधर और डायरेक्शन लिया है R12 इधर, काम खत्म हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी और भी कई सारे मामले यहां पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है कि इस पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखा जा सकता है। आप देखें तो निकालते वक्त, तो वो भी कई, जैसे कि आपको दिखाऊं, एक तो मैं लिख ही दूं कम से कम। जैसे इस ऊपर वाले की जो कहानी है, ये पोजीशन वेक्टर में कैसे लिख सकते हो? देखिए, F12 लिख दो और माइनस GM1 M2, और ये जो R2 वेक्टर है, R21 मतलब ये वेक्टर, इस वेक्टर को कैसे कैसे R21 2 से 1 की तरफ जाने वाला वेक्टर। तो ये देखिए, ट्रायंगल लॉ लगाइए यहां पे। ये देखिए, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। देख रहे हो? तो यहां पर क्या लिख सकते हो? R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस R2। एक बार फिर से चेक कर लो इसको, ये वैल्यू यहां पर बन जाती है। ये देखिए, आपने क्या पकड़ा? 2 से 1 की तरफ ये वेक्टर, तो R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1। तो R21 लिखना होगा तो R1 माइनस R2 लिखोगे। तो यहां पर इसी को R21 को आप क्या लिख सकते हो? R1 माइनस R2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखा जा सकता है। और ऊपर भी आप क्या करोगे? R2, इसको क्यूब कर देते हैं नॉर्मली, जिससे हम पूरा वेक्टर ऊपर लिख सकें। ये देखिए, इस तरह से वैल्यू आ जाती है, ये R1 माइनस R2, सॉरी। तो ये 1-2 की बात अगर हम कर रहे हैं, सॉरी, ये 1-2 ये लेना था हमको, मैंने R21 के हिसाब से लिख दिया है। ये F12 है, तो हमको ये वेक्टर लेना होगा 1-2। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, वरना आप इसको लेने में दिक्कत कर देंगे। तो देखिए, यहां पर 1-2 है ना, तो 1-2 का मतलब ये फोर्स। तो इस फोर्स के लिए, अच्छा ठीक तो था, इस फोर्स के लिए R21 लिखा था, तो बराबर लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस फोर्स के लिए ये नपाई हम लोग करते हैं R21 के रेस्पेक्ट में। तो बराबर आ जाएगा R2 प्लस R21 बराबर R1। तो R21 की वैल्यू R1 माइनस R2, और यहीं पर आप लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का क्यूब। ये क्यूब इसलिए कि इस वाले के मैग्नीट्यूड को ये काट दे, इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा एक कट जाएगा तो R स्क्वायर रह जाएगा। इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, कई किताबों में ऐसा दिया होता है। फिर आगे की बात करते हैं। तो यहां पर बेटा आप ध्यान रख सकते हैं इसको लिखते वक्त कि जो हमारी R कैप की वैल्यू थी 2-1, इसकी वैल्यू क्या हो गई है यहां पर
R21 का मतलब इस डायरेक्शन में, तो R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, इसको यहां पर इस्तेमाल कर लिया है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, इस वजह से नीचे क्यूब आ गया है। अच्छा, पीछे जो टाइपिंग है उसमें टाइपिंग में थोड़ी सी देखिए दिक्कत है, इसको सही कर लीजिएगा। यहां पर आपको 2 की जगह ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये भी 2 आएगा। इसी तरीके से यहां पर बात करेंगे तो 1 आएगा, ये 2 और ये 1, ये 2, जैसे मैंने समझाया है वैसे ही कार्यक्रम होगा। इसमें तो 1 2 का 2 1 आ जाता है दूसरी जगह से, लेकिन जब वे वेक्टर निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं, 1 में से 2 घटाते हैं, जैसा मैंने ट्रायंगल लॉ से आपको दिखाया था। तो इस तरीके से आप इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। और इंटरेस्टिंग क्या है कि इन दोनों बातों में देखिए तो F12 F21 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये देखिए R12 और R21 का विपरीत डायरेक्शन है ना, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम इन दोनों इसको और इसको अगर क्लब कर लें तो हम यहां से क्या लिख पाएंगे कि यहां पे वैल्यू आ जाएगी F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो ये देखिए एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी एक दूसरे पर फोर्सेस तो सेम लगाते हैं लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट इन नेचर होता है। और यहां पर देखिए जो R21 है वो R12 से डिस्टेंस वही है, लेकिन दोनों में डायरेक्शन अलग है। इसका रिश्ता लगाते हुए, रिलेशन लगाते हुए ये लिखा है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये समझ में मजे से तभी आएगा जब आपको वेक्टर की नॉलेज होगी, और वेक्टर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वेक्टर की नॉलेज है तो किताब में भी जब लिखा रहता है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कई बुक्स में क्या करते हैं, ये जो 2 1 इसको 1 2 लिख देते हैं लेकिन मतलब वही रखते हैं। एनसीईआरटी में भी यहां तक ऐसा लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर हम इस पे लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं तो हम वेक्टर M2 से लेते हैं, M2 से दूरी नापते हैं। सभी लोग M2 से नापते हैं हर किताब, लेकिन इस नोटेशन को कभी कभी बदल देती है, क्योंकि जब भी आप वेक्टर एनालिसिस पूरी पढ़ते हैं R21 का मतलब यह समझा जाता है 2 से 1 की तरफ। यह लिखने का तरीका है जिससे याद भी रहता है। R12 लिखा है तो 1 से 2 की तरफ, R21 लिखा है तो 2 से 1 की तरफ। उस बेसिस पे इसका पूरा काम किया जाता है जिसे आसानी से हम कर सकें। तो ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगला एक कदम बढ़ाते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरफ हमको ले जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखिए क्या है, ये इतनी बात कहता है, मैं इसको, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि कहीं पर भी अगर कोई एक मास है m और कई और मासेस हैं, इसको मैं m0 ही कह देता हूं और बाकी सबको m1 m2। तो ये जो m1 m2 से जो इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे लगने वाला फोर्स, इसका वेक्टर सम होता है F1 प्लस F2। और दूसरी बात कि अगर तीसरा कोई मास और आ जाए जो इसके ऊपर फोर्स F3 लगावे, तो ये जो पहले लोग फोर्स लगा रहे थे F1 F2, इनके द्वारा लगाए गए फोर्सेस में कोई परिवर्तन नहीं होता। 2 पॉइंट होते हैं सुपरपोजिशन में। पहला कि जिस पर फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग, उन सबका वेक्टर सम इज द नेट फोर्स, ठीक। दूसरा, जो पॉइंट पहले से फोर्स लगा रहा था F1 F2, दूसरा खिलाड़ी और आए या ना आए, वो F1 से ही फोर्स लगाता रहेगा, उसके फोर्स लगाने में कोई चेंज नहीं होता। तो देयर आर 2 थिंग्स जो आप समझ पाए होंगे। तो m0 पे लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स, उसको आप लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और इसी को पूरी कहानी बना बुनू के लिखी गई है, जो आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये फॉर्मूला वगैरह लंबा चौड़ा वैसे ही आ जाता है, मतलब उसका वही है कि फोर्सेस को वेक्टोरली जोड़ देना है। खैर ये बात कंप्लीट होती है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, 2 न्यूमेरिकल करेंगे और देखिए कितने आसानी से इसको हम लोग कर पाएंगे। 3 masses, each mass to m
each mass equal to capital M are placed at the three corners of a square of side A. तीन कॉर्नर पर एक स्क्वायर बनाते हैं और यहां पर देखिए मास M रहा, तीन कॉर्नर पर मास M रख देते हैं और ये स्क्वायर है तो सबका साइड का मामला A ही A होगा। फिर क्या कहता है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ए यूनिट मास एट द फोर्थ कॉर्नर। यहां पर एक कोई M रखा है जिसकी वैल्यू 1 है। अब देखिए इसको कॉर्नर्स को आप बोल दीजिए 1, 2, 3 और इसको बोल दो 4 नंबर, अगर जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। इस पे F1 वाला किधर खींचेगा इसको, ये फोर्स होगा F1 का, ये F3 का फोर्स होगा और ये जो फोर्स होगा अपनी तरफ खींचेगा, ये डायरेक्शन होगा F2 का। ये तो डायरेक्शन ने बना दिए। अब देखिए ये जो F1 और F3 है, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। अब आप सोचेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे सेम है, क्योंकि आप देखिए GM अपॉन A स्क्वायर के बराबर ही तो दोनों मैग्नीट्यूड है। इसका देखिए क्या, G M1 M2, ये तो M1 ही है, तो G M1 M2 अपॉन A स्क्वायर, इसका भी G M1 M2 अपॉन A स्क्वायर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। और ये जो तीसरा खिलाड़ी है ये F2 की डायरेक्शन में लग रहा है, तो F2 की डायरेक्शन में इन दोनों फोर्स का मैं निकाल लेता हूं मैग्नीट्यूड। आपको मालूम है कि दो फोर्सेस इक्वल फोर्सेस, कभी भी ध्यान रखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर दो इक्वल फोर्सेस कहीं पर एक्ट कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट इसके एंगल बाइसेक्टर यानी बीचों बीच से जाता है। ये थीटा, ये थीटा, दिस इज F नेट। तो यहां पर अगर F ये काम कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड सेम, इसका मैग्नीट्यूड सेम, तो इसके बीच का एंगल 90 है, तो एंगल बाइसेक्टर कितना होगा 45, यानी F1 F3 का रिजल्टेंट F2 के डायरेक्शन में जाएगा। आई बात समझ में? तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, तो इसका FR बोल देते हैं और FR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ये F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, मतलब GM अपॉन A स्क्वायर। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसे लिखना नहीं पड़ता, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना ओरली हो जाएगा ये। तो FR क्या रहा, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको जब निकालोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 GM अपॉन A। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो सब नहीं लिखेंगे, धड़ से आप FR की वैल्यू ये यहां पर लिख देंगे। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए हर स्टेप लिख रहा हूं। और FR का डायरेक्शन किधर है, इस FR का डायरेक्शन इधर ही है जिधर F2 है, क्योंकि ये दोनों इक्वल फोर्स है, इसके एंगल बाइसेक्टर से जाएगा। ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री। तो नेट फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स का मतलब है FR और F2 को जोड़ देना। तो अब निकालते हैं F2। तो F2 फोर्स निकालने हम गए तो G M1 इंटू M2 और ये रहा R स्क्वायर, इसके बीच का डिस्टेंस, ये A, तो ये पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, तो मैं यहां ये डिस्टेंस R24 की बात करूं, R24 की डिस्टेंस की बात करूं तो पाइथागोरस से कह रहे, ये भी A का मतलब A√2, लेकिन फिर भी आपके लिए A√2 इसका डिस्टेंस हो गया। तो यहां आप लिखेंगे A√2 का स्क्वायर इस तरीके से। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, √2 का करोगे तो आ जाएगा 2, तो 2A बचेगा, तो GM अपॉन 2A स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ F2, जैसा हम लोग समझ पाए। अब टोटल नेट फोर्स कितना रहा, नेट फोर्स, अब दोनों का FR का डायरेक्शन और F2 का डायरेक्शन एक ही है, इसलिए सिंपली जोड़ दिया, दोनों डायगोनल की तरफ है ना। तो अब FR की वैल्यू थी √2 GM अपॉन A और F2 की वैल्यू थी GM अपॉन 2A स्क्वायर। अब यहां से जो कॉमन ले रहा कॉमन ले लो, GM अपॉन A स्क्वायर है कॉमन, GM अपॉन A स्क्वायर कॉमन हो गया, √2 प्लस 1/2
और ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल आते रहते हैं। इसी का जब 12th वर्जन पढ़ेंगे तो वहां चार्जेस रख दिए जाते हैं, लॉजिक वही है सब, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल एक और लगाएंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उसमें। ये देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं जिससे पूरी बात आप अच्छे से देख सकें। तो ये नोट कर पाए होंगे आप। एक कदम और चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आखिरी सवाल। देखिए इसमें क्या है, 3 इक्वल masses of 1 किलोग्राम each are placed at the vertices of an equilateral triangle PQR। PQR, और यहां पर जो masses रखे हैं वो 1 किलोग्राम के हैं, 1 kg, 1 kg और 1 kg, और एंड ए मास ऑफ 2 किलोग्राम प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाइल मीडियंस मिला दीजिए, इस केस में तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीडियन एक ही हो जाती हैं, और ये रहा आपका सेंट्रॉइड। यहां पर 2 किलोग्राम का मास रखा हुआ है एट द सेंट्रॉइड ओ ऑफ द ट्रायंगल विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ √2 मीटर फ्रॉम ईच वर्टिसेस। ये वर्टिसेस से पीओ का डिस्टेंस √2 है, इसका डिस्टेंस √2 है, इसका डिस्टेंस √2 मीटर है। फाइंड द फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग ऑन द मास 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम पे लगने वाला फोर्स निकालना है। देखिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करिए, ये जो फोर्स लग रहा है इसको F1 कह दो, यहां पर F2 कह दो, और इस फोर्स को F3। यही तो फोर्सेस लगेंगे तीनों मिला के। मान लो इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया। अब यहां पर अगर आप देखें तो F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन 2 किलोग्राम इंटू 1 किलोग्राम सेम है, और बीच का डिस्टेंस सेम है। 3 इक्वल फोर्सेस हो गए। जब भी किसी बॉडी पर कितने भी इक्वल फोर्स लगे और उनके बीच में सेम एंगल बन रहा हो तो उसका रिजल्टेंट 0 होता है। जैसे यहां दिखाऊं, यहां पे 3 फोर्सेस थे, एक फोर्सेस ऐसे है, ये तीनों का मैग्नीट्यूड सपोज करिए F है, ये F लगा, ऐसे लग रहा है F, और तीसरा F लग रहा है ऐसे। ये देखिए कितना एंगल है, 120 डिग्री। ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो 3 इक्वल फोर्स ऑन द बॉडी एंड मेकिंग 360 को बराबर बराबर एंगल में 120 120 120। इसका मतलब है कि F नेट विल बी 0 होगा, क्योंकि जब इसको आप पॉलीगन बनाएंगे तो ये क्लोज पॉलीगन बनता है, जो मैं बना के दिखा नहीं रहा हूं इतनी डिटेल में। यही पकड़ लें आप। क्लोज पॉलीगन का मतलब है कि जहां शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए, यानी रिजल्टेंट 0 हो जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए, आपको और समझाऊं, जैसे आप इसको दिमाग में रख पाए, किसी बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं, सेम फोर्सेस, 360 को 180 और 100 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका भी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आप जानते ही, F नेट विल बी 0। कोई 4 फोर्सेस लग रहे हैं, यहां लगा देते, तो आराम से आप कितने भी फोर्सेस लग रहे हो सब बनाएंगे क्लोज पॉलीगन। और ये रेगुलर, यहां पे सबका एंगल बराबर होना चाहिए, 90, 360 को जो डिवाइड कर रहे हैं इक्वल एंगल्स पे। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, 0, F नेट। इक्वल फोर्सेस मेकिंग इक्वल एंगल्स एक दूसरे से 360 को, तो ये रिजल्टेंट 0। 5 बनाना हो 5 बना लो, 360 को 5 से डिवाइड कर दो और कैच डालो, तो कितने 10 फोर्स लग रहे हो और 360 का सब इक्वल एंगल पे, 360 का डिवीजन कर लें और इक्वल एंगल पे लग रहे हो, तो सारे फोर्सेस का नेट रिजल्ट 0 आता है। तो इस सवाल को करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सीधे इसका रिजल्ट क्या लिख देंगे, आंसर विल बी 0, ओरली कर देंगे। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, ये फोर्स निकालें, ये फोर्स निकालें, इक्वल फोर्स है 20 से जाएगा, ये इसके अपोजिट होगा, और फिर आप दिखा दें 0 आ रहा है। तो इतना लंबा हम क्यों करें जब हम लॉजिक जान रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये लॉजिक आप पकड़ पाए होंगे, और इसको ध्यान भी रखें और बहुत ही आराम से इसको कर पाएंगे। मैंने इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी बताया कि ऐसे
जहां पर इक्वल फोर्सेस हों, बीच में सारे सेम एंगल हो 360 के डिविजन्स में, वो एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाते हैं। इस वजह से उसका रिजल्टेंट शून्य हो जाता है। तो इसको आप नोट करें। मेरे ख्याल से आप ये नोट कर पाए होंगे। थोड़ा सा ऊपर कर देना चाहिए मुझे, कुछ रह गया हो तो वो भी दिखाई पड़ जाए। ये रहा। तो इसको आपने नोट किया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए और वीडियो या लेक्चर देखने के बाद आपके न्यूमेरिकल्स निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।